कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं बीआर डिपार्टमेंट से हम लोग जो अपनी इसी समय रोज कक्षा ले रहे थे वह थी अधिगमकर्ता के रूप में विकास। हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें हमारा पेपर कोड 3rd के अंतर्गत यह पेपर आता है जिसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास। हम इससे पहले अपनी पिछली वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो कारण थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष बल दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, हमारा शैक्षिक क्षेत्र है, शिक्षण का क्षेत्र है, उस पर विशेष बल दिया जाता है। जिसके कारण विद्यालय में प्रदान किए जाने वाला शिक्षण हम शिक्षा पर अधिक बल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो हम विद्यालय के अंदर शिक्षण प्रदान कर रहे हैं छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। हमारी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही हमें एक कक्षा कक्ष में अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करते समय निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी है डैक्रोली योजना। कौन सी है? डैक्रोली योजना। नंबर 1 है डैक्रोली योजना। इस योजना का प्रतिपादन डॉक्टर ओविल डैक्रोली ने किया था। किसने किया था? इस योजना का प्रतिपादन डॉक्टर ओवेल ओविल डैक्रोली ने इसने किया। हमारी जो डैक्रोली योजना है इसका जो प्रतिपादन है सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया? यह डॉक्टर ओविल डैक्रोली थे जिन्होंने डैक्रोली योजना का जो हमारी डैक्रोली योजना है उसका प्रतिपादन किया। हमारी जो डैक्रोली
अवसर प्रदान करती है। यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट योजना है, यह जो छात्र है, बालक है, उनको मूल और अमूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे कि वह मूल और अमूर्त कार्य आसानी से कर सके। यह विधि शिक्षा सिद्धांत जीवन के लिए जीवन द्वारा, यह विधि शिक्षा सिद्धांत जीवन के लिए जीवन द्वारा पर आधारित है। हमारी जो डैक्रोली विधि है, यह जीवन के लिए जीवन द्वारा पर आधारित है। हमारी जो डैक्रोली विधि है, योजना है, परिविधि है, यह जीवन के लिए जीवन द्वारा, यानी कि हमें कोई जीवन जीना है, जीने की तैयारी करने के लिए अपने आप के लिए, अपने द्वारा, इस पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा के समस्त छात्रों को, यह विधि ऐसी है, इसके अंतर्गत यानी कि इस विधि के द्वारा जितने भी हमारे कक्षा के छात्र हैं, वह समस्त छात्रों को उनके स्तर, रुचि, अक्षमता एवं योग्यताओं के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। इस विधि के द्वारा हमारी कक्षा के जितने भी छात्र हैं, उन्हें उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी अक्षमता के अनुरूप अलग कर दिया जाता है। और कक्षा में स्वाभाविक वातावरण का निर्माण करके अनौपचारिक व्यवहार पर बल दिया जाता है। क्या करते हैं? और कक्षा में स्वाभाविक वातावरण, यानी कि छात्रों को ऐसा लगता है जैसे वह किसी विद्यालय में चार दीवारी के अंदर नहीं है, बल्कि एक खुले वातावरण के अंदर है। इस विधि में या इस विधि के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे छात्रों को ऐसा महसूस होता है कि वह किसी विद्यालय की चार दीवारी में ना होकर एक खुले वातावरण में है, और उन्हें औपचारिक व्यवहार पर बल दिया जाता है। और जो बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके जो औपचारिक व्यवहार है, उस पर जोर दिया जाता है कि उनका व्यवहार कैसा है, शुद्ध है, साफ सुथरा रहे। इस वातावरण में छात्र को अपनी अपनी अक्षमता अनुकूल अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। यह जो हम स्वैच्छिक यानी कि समता वातावरण तैयार करते हैं, इसमें जो हमारे छात्र होते हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार या अक्षमता अनुकूल व्यवहार अभिव्यक्त करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। हमारे जो मेयर और महोदय हैं, उन्होंने डैक्रोली जो पद्धति है, योजना है, उसके
निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। मेयर महोदय ने डेग्रोली पद्धति के बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं, जैसे बालक की भिन्न भिन्न आयु में भिन्न भिन्न रुचियां होती है। हमारे जो मेयर महोदय है वह कहते हैं कि बालक की भिन्न भिन्न आयु में भिन्न भिन्न रुचियां होती है। यह बात सही है कि जब छोटा बालक होगा उसकी रुचि किसी और काम को करने में होगी, उससे बड़ा होगा तो उसकी रुचि बदल जाएगी, उसमें भी रहेगी लेकिन बहुत से बालकों की रुचि बदल जाती है, वह उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक एक जीवित प्राणी है, अतः उसे सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना आवश्यक है। हमारे जो मेयर महोदय हैं वह कह रहे हैं कि बालक एक जीवित प्राणी है, हमको उस बालक को समाज के लिए तैयार करना चाहिए, यानी कि सामाजिक जीवन के लिए। जब वह समाज में रहेगा तो उसके अंदर सामाजिकता भी आएगी और वह अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करेगा। हमें उसे सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक को जीवन के लिए जीवन के द्वारा ही शिक्षित किया जाना चाहिए। जो बालक है उसको जीवन के लिए यानी कि जीने के लिए जो वह जीवन जी रहा है उसको जीवन के द्वारा ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि मेयर महोदय का यह कहना है कि जो बालक है वह इस संसार में आया है और जीना चाह रहा है, उसको हमें ऐसी शिक्षा देनी जानी चाहिए जिससे कि वह जीवन के प्रत्येक पक्ष से गुजरे, जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सभी का ज्ञान हासिल करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्रकार से बालक की आयु धीरे धीरे बढ़ती है उसी प्रकार से बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अभी अगर छोटा बालक होगा, बाल्यावस्था में कोई बालक है, हम उसे किसी चीज के लिए मना करेंगे तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर वह बड़ा हो जाएगा, उसकी आयु में परिवर्तन होगा तो उसे हम मना करेंगे तो वह हमारे बात का अनुसरण करेगा और उस काम को करने से रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण के समय बालक की रुचि, मनोवृत्ति एवं वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरे महोदय कहते हैं कि जब हम शिक्षण कराएं, कक्षा कक्ष में शिक्षण कराएं, उसके लिए हमें बालक की रुचि, बालक को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मनोवृत्ति और वहां का जो वातावरण है, बालक का वातावरण है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी संविदा योजना, कॉन्ट्रैक्ट प्लान। दूसरी है हमारी संविदा योजना। संविदा योजना में अध्ययन की विषय वस्तु को निश्चित कर दिया जाता है। हमारी जो संविदा योजना है उसके अंतर्गत जो अध्ययन की विषय वस्तु है, मटेरियल है अध्ययन का, चाहे वह पाठ्य पुस्तक है, शिक्षण विधियां हो या सहायक सामग्री हो, उनको निश्चित कर दिया जाता है। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के उपरांत बालकों की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि जब हमने उनके जो पाठ्यक्रम है वह निश्चित कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि हमें इस दायरे से बाहर नहीं जाना। हमने
एक विद्यालय में एक कक्षा के छात्रों पर कुछ किताबें पाठ्यक्रम लागू किया है और उनका हमने निश्चित कर दिया है कि आपको इस दायरे से, ये एक दायरा है, इससे बाहर नहीं जाना, यानी कि हम इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब यह पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो हमें एक परीक्षा लेते हैं, किसमें? संविदा योजना के अंतर्गत। परीक्षा द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किस बालक किस दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमारा संविदा योजना में परीक्षा लेने का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है, जब हम परीक्षा समाप्त कर लेते हैं उससे हमें यह ज्ञात करते हैं कि कौन सा बालक किस दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और कौन बालक प्रतिभाशाली है। संविदा योजना में हम संविदा इसका प्रयोग कर पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक परीक्षा का निर्माण करते हैं, परीक्षा लेते हैं छात्रों की, और उससे हम यह पता करते हैं कि कौन सा बालक किस दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है। और जो बालक जितना पिछड़ा हुआ होगा उस पर उतना ही अधिक ध्यान दिया जाता है। और हमारी जो संविदा योजना है, यह योजना सही मायने में जो हमारी त्रुटि होती है, क्या होती है? त्रुटि होती है, उनको सुधारने में सहायक सिद्ध होती है। हमारी जो संविदा योजना है वह जो बालकों से त्रुटियां होती है उनको ज्ञात कर उनको सही रास्ते पर या नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करती है। फिर है हमारी नेक्स्ट क्रियात्मक विधि, थर्ड है हमारी क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक पद्धति का अर्थ है बालक का क्रियात्मक, जो हमारी क्रियात्मक विधि है उसका अर्थ है कि बालक का स्वयं क्रिया के माध्यम से ज्ञानार्जन करना। यानी कि जो बालक होता है जब किसी काम को करने के लिए कहे जाएगा, यानी कि किसी बालक को कोई कार्य करने के लिए कहा गया, अब क्या है वह बालक उस कार्य को करेगा, बार बार करेगा, तो उससे क्या होगा वह स्वयं करके किसी काम को सीख रहा है। इसका मुख्य जो अर्थ है वह यही है कि बालक का स्वयं क्रिया के माध्यम से ज्ञानार्जन करना, यानी कि बालक को स्वयं काम में लगाकर उसको ज्ञानार्जन प्राप्त कराना, उसको उस चीज का ज्ञान कराना, सिखाना कि यह कार्य ऐसा होगा। और वो कब करेगा? जब बालक स्वयं उस कार्य को करेगा। रिचर्ड सैफर्ड के अनुसार क्रियात्मक विधि जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित
वह अपनी डेफिनेशन में कहते हैं कि क्रियात्मक विधि जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। रिचर्ड महोदय कह रहे हैं जो क्रियात्मक विधि है जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, परीक्षणों के द्वारा निष्पक्ष रूप से वे शिक्षण की सर्वोत्तम विधि स्वीकार की गई है। हमारी जो क्रियात्मक विधि है इसे सीखने का एक मुख्य आधार माना गया है। क्रियात्मक विधि को सीखने का मुख्य आधार माना गया है। इस विधि के अंतर्गत क्रिया के द्वारा ही समस्त विषयों का अध्ययन कराया जाता है। हमारी नेक्स्ट विधि है विनेटका विधि। कौन सी है? विनेटका। हमारी नेक्स्ट मेथड है विनेटका विधि। इस योजना का प्रतिपादन डॉक्टर कॉटन वॉसबर्ग ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर। इसका प्रतिपादन डॉक्टर कॉटन वॉसबर्ग हमारी जो विनेट टका विधि है, हमारी जो विनेट टका विधि है, इसका जो कंसेप्ट दिया था या प्रतिपादन किया था वो हमारे थे डॉक्टर कॉटन वॉसबर्ग। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस योजना का प्रतिपादन डॉक्टर कॉटन महोदय ने किया था। यह बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी यह सब पूछी जाती है। हमारी कौन सी विधि किसने दी यह सब हमें याद होना चाहिए। इस योजना के संबंध में रिस्क महोदय ने लिखा है विनेटका व्यक्तिगत शिक्षण की योजना इस प्रकार की योजनाओं से अधिक व्यापक रूप से जानी जाती है। हमारे जो रिस्क महोदय हैं वह कहते हैं जो हमारी विनेटका व्यक्तिगत शिक्षण की योजना जो है व्यक्तिगत शिक्षण की योजना है इस प्रकार की योजनाओं से अधिक व्यापक रूप से जानी जाती है। हमारी जो विनेटका योजना है यह इस प्रकार की योजना है जो व्यक्तिगत शिक्षण की योजनाएं हैं। व्यक्तिगत शिक्षण की जो योजनाएं हैं उनसे भी अधिक व्यापक रूप में जानी जाती है। यानी कि यह ऐसी योजना है जो व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं से भी अधिक व्यापक है। हमारी नेक्स्ट योजना है डाल्टन योजना। कौन सी? डाल्टन योजना या
हमारी डाल्टन योजना है, इसका निर्माण मिस हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। हमारी डाल्टन योजना का जो निर्माण किया था वो हमारे मिस हेलन पार्कहर्स्ट महोदय थे। उन्होंने इस योजना का निर्माण किया था। डाल्टन महोदय कहते हैं कि डाल्टन प्रयोगशाला, जो हमारी डाल्टन प्रयोगशाला योजना है, वह शिक्षण की प्रणाली अथवा पद्धति नहीं है। हमारे जो पार्कहर्स्ट महोदय है वह कहते हैं कि हमारी जो डाल्टन योजना है वह शिक्षण की प्रयोगशाला योजना प्रणाली पद्धति नहीं है। यह शैक्षिक पुनर्संगठन की एक विधि है। यह क्या है? शैक्षिक पुनर्संगठन की एक विधि है, यानी कि शिक्षण का संगठन करने की एक विधि है जो सिखाने एवं सीखने के संबंध में क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। यह विधि सीखने और सिखाने के संबंध में क्रियाओं पर एकता स्थापित करती है। यह विधि बाल केंद्रित होने के कारण बालक को स्वयं की बुद्धि व अक्षमता अनुसार प्रगति करने के लिए अवसर प्रदान करती है। हमारी जो डाल्टन योजना है यह बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित योजना है, और बाल केंद्रित होने के साथ साथ में यह योजना बालक को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। बालक को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस योजना के द्वारा बालक को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है कि बाहर हमें कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार रहना है, यह सब क्या है? ज्ञान हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारी योजना विधि। योजना विधि का निर्माण किलपैट्रिक महोदय ने किया था। हमारी जो योजना विधि है इसका जो निर्माण है वह
यही इससे जन्मदाता है। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार कर प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। हमारी जो योजना विधि है यह ऐसी विधि है जो प्रत्येक बालक की विभिन्नताओं का ज्ञान कर उसे उसकी क्षमताओं के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। उसमें जैसी काबिलियत होगी, जैसी उसकी क्षमता होगी किसी कार्य को करने के लिए, उसको या उस बालक को उसी प्रकार के अवसर प्रदान करती है उस कार्य को करने के लिए। जिससे बालक का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब बालक किसी काम को अपनी क्षमता के अनुरूप ही पूरा करेगा तो उसको उस कार्य को करने के बाद व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी जो योजना विधि है वह इसी प्रकार की विधि है जिसके द्वारा बालक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान किए जाते हैं। किलपैट्रिक महोदय के शब्दों में योजना सामाजिक वातावरण से पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्य मुक्त कार्य है। योजना सामाजिक वातावरण में योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता हमारे रिपोर्ट जो योजना विधि के निर्माण करता है किलपैट्रिक महोदय, वह कहते हैं या किलपैट्रिक महोदय के अनुसार योजना सामाजिक वातावरण में हमने किसी प्रकार की योजना बनाई, वह सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से यानी कि पूरे तरीके से हर चीज के साथ मिलजुल कर किया जाने वाला उद्देश्य मुक्त कार्य है। जब हम कोई योजना बनाते हैं पूरे समाज के विधियों के साथ, संलग्नता के साथ, इस प्रकार का कार्य है जो उद्देश्य रहित है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारे किलपैट्रिक महोदय कह रहे हैं कि योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्य मुक्त कार्य है। यानी कि योजना विधि सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ उद्देश्य मुक्त किया जाने वाला कार्य है।
कोई योजना बनाते हैं वह पूर्ण संगठनता यानी कि हर विधियों का प्रयोग की जाती है। योजना पद्धति को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। जो हमारी योजना पद्धति है वह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। योजना पद्धति के निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है। जैसे नंबर 1 है परिस्थिति उत्पन्न करना, क्रिएट द सिचुएशन, यानी कि जब हम किसी चीज की योजना बनाएंगे तो उसके लिए हमें परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी, यानी कि हमें किसी काम को करने के लिए पहले ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेगी। फिर है योजना का चयन, हम उस चीज का चयन करेंगे, उस चीज का कि हमें किस पर कार्य करना है, तभी तो हम कार्य करेंगे। जब तक हमारे सामने कोई कार्य नहीं होगा तो हम किसका कैसे काम कर लेंगे, किसी चीज का। हमारे सामने कोई उद्देश्य होगा किसी चीज का, तभी तो हम कार्य करेंगे। हम कार्य का चयन करेंगे ना कि आज हमें यह कार्य करना है। हम सुबह उठ के आए, हमारे दिमाग में यह बात थी कि हम आज विद्यालय जाएंगे, हम वहां पर यह काम करेंगे, हमने कार्य का चयन किया ना, तभी तो हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट योजना कार्यक्रम बनाना, हम किसी काम को करने के लिए जो योजना तैयार करते हैं उसका कार्यक्रम बनाना, कि हमें किस समय किस वक्त काम को करना है, किस समय हमें कौन सा काम करना है, यह सब योजना विधि के अंतर्गत आते हैं। फिर योजना का मूल्यांकन करना और अंत में है योजना को लिखना। तो आज के लिए इतना ही। हम कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारा कल का नया टॉपिक होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा। हमारे जो अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालक हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, वह किस किस प्रकार की विभिन्नताएं रखते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को कृष्णा कॉलेज की ओर से स्वागत है। मन लगाकर पढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हम यही आशा करते हैं। हमारा जो विद्यालय है कृष्णा कॉलेज यही आशा करता है कि आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह मन लगाकर अपना अध्ययन कार्य करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्मुख हो, यानी कि गति करें। थैंक यू।